गुड मॉर्निंग। कोटक न्यू प्रेजेंट्स शेयर बाजार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और हफ्ते की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है। काफ़ी शानदार धुआंधार रफ्तार, आधे % से ज़्यादा की मजबूती इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। 25,825, हालांकि इंट्राडे में जब बाजार खुला था तो एक बार के लिए 25,922 का लेवल टेस्ट किया था, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 25,850 की जो बाधा है, जो एक रुकावट है, क्या आज की क्लोजिंग उसके ऊपर हो पाएगी। वो सेकंड हाफ में देखना होगा कि किस तरीके से होगा था। लेकिन आज का दिन काफ़ी अच्छा है। 3-4 बड़े ट्रिगर देखने को मिले। एक तो एसबीआई के नतीजे काफ़ी आकर्षक दिखाई दिए। जिस तरीके से एसबीआई के नतीजे आए हैं वो काफ़ी शानदार देखने को मिला और उसकी तेज़ी भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ से क्या पीएसयू बैंकों में एक और नई रैली की शुरुआत होगी, इस पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा दूसरा बड़ा ट्रिगर जो कि वीकेंड पे निकल करके आया वो था ट्रेड डील को लेकर के। जब से ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ तब से बड़ा कन्फ्यूजन सा एक चल रहा था और इसी वजह से हम देख रहे थे बाजार भी आगे बढ़ने में हिचकिचा रहा था। वो कन्फ्यूज़न जो है वो दूर होता हुआ दिखाई दिया इस वीकेंड। काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के जो क्लैरिटी आई है वो बाजार के लिए काफ़ी हद तक जो है एक पॉजिटिव है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसको आगे चल के और डिटेल में हम बातचीत करेंगे कि मक्का, गेहूं, सोया, पोल्ट्री, डेयरी, तंबाकू, ये सब तमाम चीज़ों को जो है वो ट्रेड डील से सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अंदर जाकर के बातचीत करेंगे इसको लेकर के। इसके अलावा तीसरा बड़ा ट्रिगर था इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो जिस तरीके से संकेत मिल रहे थे, यूएस मार्केट फ्राइडे को करीब 1.5-2% ऊपर बंद होते हुए दिखाई दिए, वो एक बड़ा ट्रिगर था। तो ये तमाम वो ट्रिगर्स मिल करके बाजार की मजबूती को इस समय आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल वही है कि क्या इस रिकवरी पे भरोसा किया जा सकता है। फ्राइडे के सेशन में कैश मार्केट में एक बार फिर से एफआईज ने जिस तरीके से खरीदारी की है, कम से कम अब क्या मतलब एफआईज क्या खरीदार बने रह सकते हैं अगले कुछ दिनों तक के लिए, जिस तरीके से कन्फ्यूजन सारे दूर होते हुए दिखाई दिए हैं। इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करते हैं। हमारे विशेष मेहमानों को स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, उन सभी का वेलकम करते हैं। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जी जुड़ चुके हैं। ये जो कन्फ्यूजन दूर हुआ है इसको कितना बड़ा ट्रिगर मान रहे हैं और आप इस डील को कितने नंबर दे रहे हैं। बड़ा मतलब जब से ये अनाउंसमेंट हुई थी सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे बड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो रहा था। यूएस से कुछ स्टेटमेंट आ रहे थे, भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ नहीं रहा था, तो वो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। अभी क्लैरिटी आ गई है सर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन अप हो चुका है उसका इंतजार बहुत समय तक था और मुझे लग रहा है कि ट्रम्प साहब ने देखा कि यूरोपियन डील हो गई तो उसके बाद वो थोड़े से अनश्योर हो गए कि हमको भी जल्दी करनी चाहिए। तो जो ऑलमोस्ट काफी ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पे ड्यूटी बिल्कुल जीरो ड्यूटी है और 50% से एवरेज ड्यूटी अभी 18% हो गई है। तो इसका सीधा मतलब ये आता है कि जो इंडिया की एक्सपोर्ट वाली कंपनी है जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, तो मुझे लगता है कि इन सेक्टर्स में अभी आज आपको अच्छा एक तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत समय तक थोड़ी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अभी ये आने के बाद क्लियरली एक रोड मैप बना है और मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 महीने में आपको बहुत सारा पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि मार्च क्वार्टर के बाद होपफुली एफआईएस का भी रवैया जो इंडिया में है वो भी शायद बदलेगा, क्योंकि ये पॉलिसी सारे एफआईएस को भी कंफर्ट देती है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल्स पे इन्होंने अभी साइन अप किया है और इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। उसके बाद यूएस भी इंडिया में उनके प्रोडक्ट्स बेचेगा। तो नेट नेट मुझे लगता है कि अभी जो तीसरी तिमाही का रिजल्ट का सीजन चल रहा है तभी तक तो स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही रहेगा, बट एक बार ये रिजल्ट सीजन खत्म होता है उसके बाद मार्केट्स डेफिनेटली मैक्रो नंबर्स पे और मैक्रो अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेगा। तो नेट नेट हम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। ऑटो एंसिलरी, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फार्मा, ये सारे सेक्टर्स अभी अच्छे लग रहे हैं। गिने चुने स्टॉक्स में आपको निवेश करके अभी पोजिशनिंग करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए अब अच्छा अविनाश सर एक चीज़ बताइए कि अब चूंकि ट्रेड डील को लेकर के क्लैरिटी आ गई है, तो क्या जो पुराने पोर्टफोलियो हैं उनको रिविजिट करना चाहिए या आप जो भी आपके क्लाइंट्स हैं क्या उनको आप रिविजिट करना चाहेंगे और क्या नए तरीके के एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जिनका एक्सपोजर यूएस में ज़्यादा है, ऑटो इंसलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सब कुछ शेयर भी शामिल करेंगे, कुछ को क्या बाहर करेंगे? अभी फंडामेंटली जो लोग लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर के चलते हैं उनके लिए किस तरह का बदलाव अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए? नहीं, देखिए विपुल, मुझे एक बात लगता है कि ऑलरेडी Q3 के नंबर्स आ चुके हैं तो हमारी टीम अभी सारी कंपनीज को एनालाइज कर रही है। 50-60 कंपनीज हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की है
और उसमें एक्सपोर्टर्स तो डेफिनेटली आएंगे, जैसे गोल्ड और जेम्स ज्वेलरी है, उसके बाद केमिकल्स है, टेक्सटाइल्स है। जैसे मैंने कहा कि ये सारे सेक्टर्स पिछले 2-3 क्वार्टर से दबे हुए थे क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। कल हम एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये 18% की जो ड्यूटी है, इससे मामला बहुत अच्छा चलेगा और मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीने में आपको ये टॉप लाइन प्रॉफिटेबिलिटी के ट्रैक्शन में देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटो हो गया, केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, तो ये सब सारे सेक्टर्स जैसे हमने कहा है कि ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट शायद मार्च के क्वार्टर के बाद थोड़ा सा और तेज होगा, क्योंकि नंबर्स का अनुमान मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट करेंगे और मेरे ख्याल से एफआईएस भी अगर होपफुली मार्च के क्वार्टर के बाद आएंगे तो इससे क्या होगा कि डिमांड और बढ़ेगी, सप्लाई तो वैसे भी कम है। तो मोटा मोटी आई थिंक डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि ये बदलाव आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए और ज्यादातर हम कहेंगे कि लार्ज कैप तो आपके पोर्टफोलियो में 60-70% होना चाहिए, लेकिन ब्रॉडर मार्केट को भी इग्नोर मत करिए। ब्रॉडर मार्केट का मतलब जो निफ्टी और सेंसेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा एक्शन आने की पॉसिबिलिटी रही। सर से एक सवाल फिर प्रदीप सर के पास जा रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स की बात हो रही है, तो कोई सेक्टर ऐसे हैं सर जिनसे आप थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए, जिनको आपको लगता है कि नहीं अब हो गया, जैसे आईटी है, क्या अभी आईटी को लेकर के फोकस करना भी चाहिए कि नहीं, अवॉइड करना चाहिए? आईटी पर व्यू क्या है और ओवरऑल कौन से सेक्टर से दूरी बनाए? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आईटी में अभी जो डेवलपमेंट हो चुका है वो वापस एआई को रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी आफत इन कंपनीज को आएगी। देखिए, अगर आप टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस की बात करें, तो जो लोअर एंड जॉब्स है, यानी कि जो फ्रंट एंड जॉब्स है, वहां पे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज को अपस्किल करना पड़ेगा, क्योंकि एआई आने के बाद ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से एआई ही कंट्रोल करेगा। इसमें डेफिनेटली अपस्किलिंग और लोगों की जरूरत लगेगी। तो जो गिरावट आपको आईटी में दिख रही है, मुझे लगता है कि कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है, तो मुझे लगता है कि ये गिरावट आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। और सेक्टर्स जो अवॉइड करने हैं, मुझे लगता है कि जहां पे कंपनीज ने डिलीवर नहीं किया है, स्पेसिफिकली अगर हम सेक्टर्स की बात करें जो ऑयल रिलेटेड है, मैं समझता हूं कि जो ऑयल अपस्ट्रीम वाली कंपनियां हैं, उनमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते नहीं है, अभी जो वेनेजुएला का टेक ओवर हो चुका है, इसमें एक बात तो क्लियर है कि ऑयल का मार्केट लग तो रहा है कि काफी स्टेबल होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनके लिए मेरे ख्याल से ये टाइम अच्छा है। तो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी जैसे ओएनजीसी हो गया, सलान एक्सप्लोरेशन हो गया, ओएनजीसी है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको नेगेटिव लग रहा है। अदरवाइज कंजम्पशन रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है, जब अभी हमने सुना है कि इंडिया की यूएस ट्रेड डील हुई है, तो बहुत सारे ये एफएमसीजी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स, लिकर, वाइन, ये जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है, वहां पे हो सकता है थोड़ा दबाव है, क्योंकि इंपोर्ट्स अभी 3 महीने के बाद चालू हो जाएंगे, लोगों को यूएस के प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कॉशियस है, बट अदरवाइज ब्रॉडली ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, उसके बाद केमिकल्स, टेक्सटाइल, ये सेक्टर्स में काफी अच्छे मौके मिले। चलिए ठीक है, अगर जानना चाहेंगे सर, आप बताइए फंडामेंटली व्यू क्या लग रहा है यहाँ पर अविनाश सर? काफ़ी लोग अब कह रहे हैं कि क्या स्टोरी पूरी हो गई एचएल की, जिस तरीके से 2-3 खबरें नेगेटिव आ गई। आपका व्यू क्या है करंट लेवल पे? विपुल, मुझे कंपनी का नाम वापस बताइए। एचएल। देखिए, एचएल में मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है कि जो नया एयरक्राफ्ट बन रहा है, वहां पे एचएल को सिलेक्ट नहीं किया गया है, इसमें अभी कोई कंफर्मेशन कंपनी के साइड से आया नहीं है। और वैसे भी देखिए, कंपनी करीबन 50-60 हजार करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है, तो सेंटिमेंटली हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक में एक करंट नेगेटिव चल रहा है, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी इनके पास है, अभी एग्जीक्यूशन की बारी है। तो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने खरीदा नहीं है, और हो सके अगर स्टॉक थोड़ा गिरता भी है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जिस प्रकार से ऑर्डर आ रहे हैं, गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को पुश कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं कि एचएल की ऑर्डर बुक और भी बढ़ेगी। तो नजरिया अगर आपका साल सवा साल है, तो इसमें जरूर निवेशित रहिए। अगर थोड़ा गिरता भी है तो मुझे लगता है कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें ऐड कर सकते। चलिए ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल व्यू। अच्छा सर, ये अगर विनिवेश वाले कैंडिडेट को ढूंढना हो तो इसके अलावा सर कहाँ पर प्ले किया जा सकता है? क्योंकि अब ये स्टोरी भी प्ले होगी आने वाले दिनों में, आपके रडार पे कुछ है सर? नहीं, मैं कहूंगा कि अंशुल ने जो आईएफसी का कॉल दिया है वो काफी बढ़िया है, क्योंकि फंडामेंटली भी देखिए, अभी खबर आ गई है कि एनएससी में इनका काफी बड़ा शेयर है। हाँ। और वो ये बेचने का समय अभी आ गया है, इनको अप्रूवल मिला है। और एनएससी का आईपीओ जैसे ही नजदीक आएगा, उसका मतलब है कि इनकी वैल्यू मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी वर्कआउट होगी। तो आईएफसीआई मुझे लगता है कि देखिए, टेक्निकली तो उनका व्यू वैलिड है, लेकिन अगर किसी को निवेश भी करना है
तो मुझे लग रहा है कि 1-2 रुपया ऊपर अगर होता भी है, तो मुझे लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर इन्वेस्टर है, तो नज़रिया 6 से 8 महीने का अगर रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी कमाई आईएफसीआई में होगी। और रही बात मुझे लगता है कि अगर आपको कोई दूसरा सेक्टर देखना है, तो मैं समझता हूँ कि ऑटो कंपोनेंट में जमुना ऑटो जो अंशुल ने कहा, काफ़ी अच्छा विकल्प है क्योंकि काफ़ी बड़ी एंसिलरी है जो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर और बेसिकली ट्रैक्टर सेक्टर को कैटर करती है। बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है। तो नज़रिया मेरे ख्याल से अगर 6 से 12 महीने का आप रखते हो तो 155-160 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। और उसके बाद भारत फॉर्ज जो कंट्री का सबसे बड़ा ऑटो कंपोनेंट प्ले है, इनका डिफेंस में भी एक्सपोज़र है, यूएस मार्केट में भी एक्सपोज़र है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि यहाँ से भी एक 15 से 16% की अपसाइड पॉसिबल है। क्योंकि अभी जो माहौल यूएस मार्केट में हो गया है, इसका सीधा इम्पैक्ट इनको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट नियर टर्म में 1700-1750 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। 1700-1750 तक के टारगेट भारत फोर्ज में देखने को मिल सकते हैं। अविनाश सर, मेटल पे क्या व्यू है? बड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली है, काफ़ी ज़्यादा हमने देखा उतार चढ़ाव सोने चांदी के अंदर, बाकी मेटल स्टॉक्स में। अभी क्या करना चाहिए सर? फोकस आपका है मेटल पे या फिर आपको लग रहा काफ़ी वोलेटाइल हो गया है, छोड़ना चाहिए? आपका व्यू क्या है मेटल पे, और आपके कुछ फेवरेट काउंटर्स अगर मेटल में हो उसके साथ साथ आपका डिस्क्लोजर सर। नहीं, बिल्कुल देखिए, मेटल सेक्टर में जिस प्रकार की तेजी हो गई है, मुझे लगता है अभी भी हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर अगर किसी को मीडियम टू लॉन्ग टर्म लेना है, तो मुझे लगता है यहाँ पे निवेशित रहिए। क्योंकि सिल्वर का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, दूसरा कॉपर का भी मूवमेंट पॉजिटिव है। रही बात टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे कंपनीज पे, तो ऑलरेडी जिनके पास निवेश है वो होल्ड करें। क्योंकि देखिए, इसमें एक ही दिक्कत हो गई है, इंडिया यूएस ट्रेड डील जो अभी साइन अप हो चुके हैं, यहाँ पे मेटल सेक्टर पे यूएस ने जो एक्सपोर्ट है स्टील के, वहां पे 50% की टैरिफ लगाई है। हालांकि ये मेरे ख्याल से उनके ये सारी कंपनीज की 18-20% का जो प्रोडक्ट बेस है वहीं पे इफेक्ट हो जाएगा। तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मार्केट को ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पे भी ड्यूटी कम हो जाए, तो इमीडिएटली नहीं हो चुकी है। हो सकता है अगले 2-3 महीने में अनाउंसमेंट आए। बट ओवरऑल टाटा स्टील, हिंडाल्को ये डोमेस्टिक प्लेस है। मुझे लगता है डोमेस्टिक मार्केट में स्टील और एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है। और हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक अगर किसी को साल भर के नजरिए से लेना है, तो कोई भी डिप आता है तो यहाँ पे पोजीशन ले ली। और डिस्क्लोजर की बात करता हूँ तो विपुल, जो भी स्टॉक्स हमने अभी आपके शो पे बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास भी वो शेयर्स है और वो शेयर्स हमने उनको रेकमेंड किए, बट पर्सनल पोजीशन कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय शेयर करने के लिए।